जय हिंद। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हमारे पूर्वज किस तरह से इनोवेशन किए, आखिरकार उन्होंने अपने भोजन को नई स्तर से कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जो हम आज रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन को चेंजेस देख रहे हैं, आखिरकार हमारे पूर्वजों ने उसे किस तरह से एडप्ट किया, आखिरकार किस जगह पे किस हिसाब से, मौर्य काल में कैसा था, वैदिक काल में कैसा था, हड़प्पा काल में कैसा था। हम विशेष बदलाव को नहीं, हम बर्तनों की, जहां से हमें पेट में भोजन आती है, जहां से रोटी आती है, उसके चेंजेस कंपोनेंट सामग्री को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले। आप देख सकते हैं कि ये हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, हड़प्पा काल में ये मिट्टी के बर्तन किस तरह के होते थे। वही जब वैदिक काल आई तो इसको देख सकते हैं, वैदिक मिट्टी के बर्तन, ये वैदिक काल के मिट्टी के बर्तन है। उसके बाद तुरंत बाद जो है मौर्यकालीन मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं बाबू। आप महसूस कर सकते हैं कि बर्तनों में भी चेंजेस आई है। जैसे आज क्लैरिटी आ रही है, नोकिया के मोबाइल चेंज हो गई। ठीक है, नोकिया में वही फोन वाला फीचर अभी तक रहा है, लेकिन जिस कंपनी ने एडॉप्ट किया उसका पूरे दुनिया में बवाल मच रहा है। चाहे वो चाइनीज फोन हो, चाहे वो साउथ कोरिया का हो, चाहे वो अमेरिका का एप्पल हो, वो डिपेंड करता है मोबाइल की कंपनी पे। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नवीन खोज दुनिया को बदलने के काम आए हैं। चलिए हम बात कर ले अब कि आखिरकार मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य कहाँ मिला। तो बाबू याद रखना है, मेहरगढ़ में। समझे ना, मेहरीगढ़ में टिक मत करना। ठीक है, इसी में एग्जाम में दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन, मेहरी शहरी डेहरी अब मेहरगढ़। अब बच्चा उसी में जो है ना शहरी पे टिक मार दे, मेहरी पे टिक मार दे। अब नहीं पढ़ने पर क्या होगा, आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आप जो नहीं पढ़े हैं तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारेंगे तो हुक का रिजल्ट आएगा, घर से भी हुक्का ही लगेगा। ठीक है, तो कोई हुके ना आपको, इसलिए आप किताबों में ढुक के पढ़े। ठीक है, नॉट हुक। ठीक है, चलिए मेहरगढ़ के प्रारंभिक गांव में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। ठीक है, वही नौपाषाण युग में, कौन पाषाण काल, याद रखना बाबू, माटी के बर्तन कौना काल में खोजल है, तो याद रखना बाबू। ठीक है, कौना काल में, तो नौपाषाण काल में। कब, ईसा पूर्व। तो 1000 ना बाबू, 10,000 ईसा पूर्व। 1000 नहीं, 10,000। ठीक है बाबू, तो हाथ से बने मिट्टी के बर्तन का पहली बार, ठीक है, कुम्हार भाइयों को दिया गया था। दिल से शुक्रिया जिन्होंने मिट्टी के बर्तन को बनाया और पूरी दुनिया को एक नई रेखा दिया। ठीक है, उसी उसी ठीक है, कुम्हार भाई को देखकर, मिट्टी के बर्तनों को देखकर सोनार भाइयों ने अडॉप्ट किया, और सोने के बर्तन और उसके अलावा अनेक धातुओं के बर्तन को गढ़ डाला। और वो बर्तन ही नहीं, पूरी की पूरी मानव सृष्टि की ढांचा को बदल डाला। ठीक है, मानव ने सीखा बनाना, एडप्ट करना। आज जो देखते हैं बिलौकी में लोगों को तैयार होते हुए, वो कहीं ना कहीं कुम्हार और सोनार भाइयों के देन है। ठीक है, तो ना कुम्हार होते, ना बर्तनों में चेंज होता, ना बर्तन में चेंज होता, ना देखकर सोनार भाई के लालच होता, और ना ही फिर सोरहो सिंगार बदलता। अगर बदला है तो उसमें कहीं ना कहीं स्किल वाले लोगों ने बदला है। तो देखिए, स्किल चाहे कोई भी हो, दुनिया बदलती है। तो बाबू आप भी स्किल सीख लो। किसी भी स्किल को अगर आप सीख जाते, किसी भी स्किल को सीखने के लिए 6 महीना काफी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो शिक्षा है वो तो पूरा का पूरा 20 साल भी बाकी है, उसको सीखने के बाद भी कुछ नहीं होते हैं। आज जो है देखा जाए 90% बच्चा बेरोजगारी के कगार में आते हैं, सुसाइड करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, और वो रीजन है ये शिक्षा में हर साल बदलाव। हर साल जो है शिक्षा में बदलाव होती है, लेकिन वो कंफ्यूजन करने के लिए होती है, ना कि कोई स्किल की बात होती है। अगर 4 साल के ग्रेजुएशन सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते बच्चा पक जाता है, और डिग्री लेने के बाद क्या करता, कुछ नहीं कर पाता है, तो उसमें रीजन है कि वो एजुकेशन में स्किल नहीं है। जिस एजुकेशन में स्किल नहीं होती है, उसमें बच्चा कामयाब नहीं होती है। किसी भी स्किल को सिखा दिया जाए, 6 महीना में बच्चा बवाल बन जाएगा। चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाना हो, चाहे सोना का बर्तन बनाना हो, चाहे सोना का श्रृंगार बनाना हो, चाहे कपड़ा बनाना हो, चाहे
किसी भी प्रकार का काम हो, 6 महीना में एक स्किल सीख जाओगे बाबू, और आप बेरोजगार नहीं रहोगे। कहीं ना कहीं रोजगार लेकर के केवल सरकार को नहीं कोसोगे, ना ही परिवार को कोसोगे, तुम अपने पैर पे खड़ा होकर तुम खुद आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो स्किल एक ना एक जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप परिवार पे डिपेंडेंट या गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो सके। ठीक है, आप आत्मनिर्भर डिपेंडेंट हुई है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंस। सिंधु घाटी सभ्यता, गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन। बाबू याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन किस रंग के मिला? बाबू गेरू, पेरू, शेरू, तेरू, झेरू। कहा आ जाए ऑप्शन, कोई गारंटी नहीं, इसलिए याद कर लो गेरू। नहीं फेल करेगा केहू जब याद रहेगा बबुआ को गेरू। समझ गए? तो उसको सीपी, काले भूरे जले हुए बर्तन, काले पर लाल बर्तन। देखो बाबू, उसी को रंग रंग कर बनाए जाते थे, और ज्यादातर गेरू रंग का, जो हल्का काला होता है, गेरुआ रंग। ठीक है बाबू, चलिए। तो वैदिक युग आई, उसमें चित्रित धूसर मृद भांड मिला। कहा मिला बाबू? मृद भांड कहाँ मिला, किस युग में मिला? तो याद रखना है बाबू, मृद भांड जो मिला वो मिला वैदिक युग में। किस युग में? हाँ बाबू, वैदिक युग किसे कहते हैं? हाँ, तेरा ध्यान से, थोड़ा तेजी में बोलो बाबू, कहाँ सुनाई दे रहा है? चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर बोलने में संकोच हो रहा है, शर्माइए नहीं, टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो वैदिक युग में क्या था? वैसा युग, ठीक है, या वैसा, देखो एक वैदिक मंत्र होता है, पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, मुस्लिम धर्मों में भी आते हैं, क्या नाम है उसका? मौलवी साहब। समझ गए? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ बात जो है इतिहास से लेते हैं, किताब से लेते हैं, और कुछ माइंड से जोड़ते हैं। जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, हाँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनु हरि, मंगला पुंडलिकाक्षय मंगलो तनु हरि। फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ। अब इसमें जो फूल चढ़ा रहे हो, अक्षत चढ़ा रहे हो, अब पैसा चढ़ा रहे हो, ये क्या है? वैदिक मंत्र है, जो किताब में नहीं दिया है, तो इसी को वैदिक मंत्र कहते हैं। समझ गए? अनाहुतम प्रविशति अपृष्ट बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूर्छिता नराधम। मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना पूछे प्रवेश करे, जो बिना पूछे बक बक बोले, अविश्वासी पर विश्वास करे। तो देखो बाबू, जो लोग आपके गांव समाज में ऐसे करे, या आपके आस पड़ोस में करे, समझ जाना वो अधम लोग हैं, आपको किसी तरह धमका कर कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप धमकिए नहीं, डरिए नहीं, हिम्मत के साथ पढ़िए, और ऐसे काला बाजारी को बाहर निकालिए। ठीक है, तो याद रखना है, मृद भांड कहां से मिला जी? तो वैदिक युग से मिला। चलिए अब बात करते हैं मौर्य काल, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, ठीक है, लोकप्रिय थे। ये बर्तन जो है मौर्य काल में लोकप्रिय था। मिट्टी के बर्तनों के पहिया का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, उसी से पहिया बना, और पहिया ने अनेक प्रकार की गाड़ी का रूप धारण किया। ठीक है, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो सड़क गाड़ी हो, चाहे वो ट्रेन हो, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से सीखे हैं, और उसी को एडॉप्ट करके आज जो है उसका यूज किया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। ये इंडिया है, देख सकते हैं बाबू, और ये है यूनियन टेररिस्ट वाले इलाका। ठीक है, तो हम इस पे विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिक्का के बारे में। ठीक है बाबू, ध्यान पूर्वक देखना और सीखना। ठीक है, एक एक बातों को गौर करना, आपके जीवन बदलने के लिए ये जरूरी है। चलिए, तो सिक्का तो सब लोग देखे हैं, सिक्का देखे जी। चलिए, सबसे पुराना सिक्का, सबसे पुराना सिक्का जिसे क्या कहते हैं बाबू? पंचमार्ग। क्या कहते हैं? हाँ, पंचमार्ग नहीं लिखिएगा, चाहे 5 मार्ग भी दे देगा, एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, एकदम क्वेश्चन एकदम कम्प्लीट लगाता है, सिंप्लीफाई, दिखता सिंपल है, चारों ऑप्शन इतना सिंपल दिखेगा कि आपको मन करेगा मार दे ए नंबर पर, फिर मन करेगा बी नंबर पर। सटीक याद रखना बाबू, ताकि तुक्का नहीं मारना पड़े, नहीं तो रिजल्ट हुक्का हो जाएगा। चलिए, बड़े मैपाने पर
चांदी के बने थे। कथी के बने होते थे बाबू? चांदी के। पंचमार्क किसे बना होता था? गुड, बहुत अच्छा। चलिए, सिक्कों पर डाई या पंच का उपयोग करके प्रतीकों की मुहर लगाई जाती थी। ठीक है, उस पर मुहर लगाई जाती थी, इसीलिए उन्हें पंच चिन्हित सिक्का कहते हैं। उसे क्या कहते बाबू? ठीक है, पंच चिन्हित। 5 गो चिन्ह था, आयताकार, चौकोर और गोलाकार। उस पे आयताकार भी था, चौकोर भी था और गोलाकार भी था, डिजाइन वाला था। ठीक है, 3-3 डिजाइन का था। अब बात करते हैं, उसमें कुछ जो प्रतीक होते थे या होते हैं, लेकिन उसके बाद के सिक्का में राजाओं के नाम, देवताओं, ठीक है, या जारी करने की तारीख का उल्लेख भी होता है। ठीक है, समय के अनुकूल उस सिक्का का रूप बदल गया। समय के रूप अनुकूल आप बदले कि नहीं बदले बाबू? बदले कि नहीं बदले? जरूर बदले हैं, क्योंकि आप जब 5 साल के थे ना, तो 6 छाप पोपा टेटा लगाते थे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ गए एकदम सुंदर हो गए, और आपको थोड़ा सा धब्बा भी दिखता है तो आईना में 3 बार देखते हैं। आईना नहीं रहता है तो आजकल तो फैशन हो गया, चलता बिलौकी में ऐसे मुंह दिखाई लगता कि सेल्फी लेत बा, कि शक्ल देखत बा, पते न चलता बा ना। तो ये सब फैशन हो गया है, समझ गए आज के फैशन भी। चलिए, हम पंचमार्क सब बताएंगे। ये सिक्का उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सा में पाए जाते हैं। प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक प्रचलन में ये रहा है। ठीक है, 5वीं ईस्वी तक रहा है। पक्की हुई मिट्टी से बने सिक्का के सांचा बड़ी संख्या में कुषाण काल के पाए गए थे। बाबू, सांचा मतलब होता है फार्मा, तो पैसों के वो फार्मा होला, जैसे ईंटा वाला फार्मा देखे होंगे, ईंटा के भट्टी में, उसको बोलते हैं हनुमान फैक्ट्री। बड़ा हनुमान की तरफ मेहनत करना पड़ता है, जिस तरह हनुमान जी पहाड़ उठा लेते थे हाथों में। ठीक है, और वो शक्ति का प्रतीक है, उसी तरह हनुमान फैक्ट्री में शक्तियों वाले लोगों से काम लिया जाता है। बहुत मेहनत होती है और पैसा चंद मिलती है, मतलब जो मेहनत उतना उतना पैसा नहीं मिलते हैं, लेकिन वही लोग हनुमान फैक्ट्री में जाते हैं जिनका दिल किताबों में नहीं होती है। ठीक है, जिनको मोहब्बत किताबों से नहीं होती है, वो हनुमान फैक्ट्री से मोहब्बत कर लेते हैं। तो मोहब्बत ही है, जिधर हो जाए आदमी उधर कामयाब हो जाता है। तो आप कामयाब पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनिए, वरना हनुमान फैक्ट्री में जाके सांचा से ईंटा पलटिए। ठीक है, चलिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पक्की हुई मिट्टी से बने सिक्का के सांचे बड़ी संख्या में कहाँ मिला बाबू? किस काल में मिला? याद रखना है, कुषाण काल में मिला। याद रखना, दे देगा कुषाण, पूरा पाषाण, नौ पाषाण। आपका तो मन डोल जाएगा, नया पाषाण प्रतीक कर जाएगा, इसलिए ध्यान से याद कर लीजिए, कुषाण काल। ठीक है, चलिए, गुप्तोत्तर काल में ऐसे सांचा लुप्त हो गए। जैसे गुप्त आया एकदम चुप हो गया, यानी कि चुपे हो गया। गुप्त में आते आते पूछा जाएगा कि सिक्का जो था, सिक्का का सांचा किस काल में गुप्त हो गया? तो याद रखना, गुप्ते काल में गुप्त हुआ था, चाहे वो लुप्त हुआ था। तो याद रखना, लुप्त माने खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना। ठीक है, आजकल देखते हैं जानवर बड़े बड़े, जैसे हाथी का संख्या लुप्त हो रहा है। पहले समाज में, गांव गांव में, गली गली में एक आध हाथी जरूर आप साल में एक आध बार देख लेते थे, लेकिन अब वो भी लुप्त हो रहे हैं। बाघों की संख्या लुप्त हो रही है, बहुत जंगली जानवर, पशु की संख्या लुप्त हो रही है। तो लुप्त मतलब कम होना, लुप्त माने कम होना या खत्म होना। ठीक है, तो लुप्त माने कम होना या खत्म होना, यानी समझ गए होंगे। चलिए बाबू, हम बताते हैं थोड़ा सा ये सिक्का का, ये पंचमार्क का, ये है चिन्ह। यही पैसे पर चिन्ह हुआ करते थे। कहीं ये देख सकते हैं, कहीं कहीं 1, कहीं 2, कहीं 5, ऐसे ऐसे करके सिक्का समय के अनुकूल जो है वो बदलता गया स्वरूप। ठीक है, ये 500 बीसी से लेकर 100 एडी तक माना जाता है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं सिक्का के अध्ययन। तो बाबू, अभी ना हम बात कर रहे थे पंचमार्क होता था, होल मार्का। ठीक है, कौन मार्का बाबू? अभी भी जाते हैं सोना चांदी खरीदने, तब उनमें मार्का देखते हैं। ठीक है, 776 वाला है कि 900 वाला है? 988 तो 985, ठीक है, 984, जो भी हो,
हमें उसे मतलब नहीं है। सिक्का में देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? डेट। उसी तरह जो है ना, कहीं पे नाटो का फोटो होता था, मतलब अलग अलग तरीका से। कहीं जो है क्या है, हाँ, तो वो नाटको बोला जाता था उसको, मोटो उस टाइम में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कहीं पे ये बन गया है हल्का शंकुकार, कहीं आयताकार, कहीं मतलब अलग अलग डिजाइन का ये मार्क होते थे, इसीलिए इसको पंच मार्क कहा जाता था। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे पंच मार्क के रिलेटेड बातें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिरकार जो है समय के साथ कैसे चेंज हुआ। समय के साथ तो इंसान चेंज हो जा रहे हैं, इस सिक्का क्यों नहीं चेंज होंगे? ठीक है, सिक्का के महत्व। तो देखो, समय के अनुकूल सिक्का का महत्व अगर नहीं देखा जाए, सिक्का अगर नहीं आता तो बहुत लॉस होते। क्योंकि पहले के जमाने में क्या था कि रेवेन्यू जो है उसके महत्व ना होने से लोग, आज भी तरबूज वाले आते हैं और 2 किलो में 1 किलो या 1 किलो में 2 किलो, जिस तरह से भी हो, अपने फायदे देख करके खूब अच्छा से बटोर कर ले जाते हैं। कोई कुछ कर नहीं पाते। पहले इसी तरह होते थे, सिक्का ना होने की वजह से लोग जो है आपसी लेन देन करते थे। कोई जूता देता था तो कोई उसके बदले अनाज लाता था। ठीक है, तो इस तरह से कोई भूसा देता था तो कोई गेहूं देता था। तो इस तरह से उस टाइम रूप अलग था। सिक्का का महत्व जो है शासक राजवंशों के बारे में जानकारी के आधार पर हुआ, आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी के आधार पर हुआ। गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्का जारी किए। याद रखना, सोना के सिक्का किस कालों में जारी किया गया? किसने जारी किया? तो गुप्त काल में। किसमें बाबू? हेलो बच्ची, ध्यान से हाँ बताइए, सोना के सिक्का किस काल में जारी किया गया? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हेलो, ध्यान किधर है? ध्यान से चलिए, तो याद रखना है गुप्त काल में। किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोना के सिक्का जारी किया गया? ठीक है, यह इंगित करता है, मतलब यह सूचित करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है कि व्यापार और वाणिज्य विशेष रूप से मौर्य काल और गुप्त काल में फला और फूला। ठीक है, इसी काल से व्यापार की अपार संभावनाएं क्रिएट हुई है और वहीं से व्यापार फला फूला आगे बढ़ा। गुप्तोत्तर काल के कुछ ही सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह उस समय, ठीक है, व्यापार वाणिज्य की गिरावट को दर्शाता है। उस टाइम बहुत कम सिक्का था, धीरे 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 उसमें नई खोज हुई और यह संख्या बढ़ गया। चलिए, अब बात कर लेते हैं कला के बारे में जानकारी। ठीक है, सिक्कों में धार्मिक प्रतीक और किंवदंतियां भी होती है जो उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश डालती है। ठीक है, कला और धर्म याद रखना है। गुप्तोत्तर काल किस पे प्रभाव डालता है, किस पे प्रकाश डालता है? तो कला और धर्म पे। ठीक है, हर क्षेत्र में कला होती है। आज के स्किल कुछ अलग हो गए हैं, आजकल के ज्ञान, आजकल के व्यापार, सबका रूप बदल चुका है। पहले के बच्चे छांव में बैठकर एक पेड़ के नीचे, ठीक है, पढ़ा करते थे, कितनी तकलीफें उठाना पड़ता था। पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ने आते थे बिहार में। ठीक है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में, पाकिस्तान के तक्षशिला विश्वविद्यालय में, ऐसे महाविद्यालयों में विदेशों के बच्चे पढ़ने आते थे। आज वही विद्यालय है जो हर गांव गांव में, गली गली में विद्यालय बन गए हैं। एजुकेशन का महत्व बहुत घट गया है, बच्चे हायर कम हो पा रहे हैं। ठीक है, उस टाइम में भी एजुकेशन की क्वालिटी हुआ करती थी। उस टाइम के इमारत आज तक ढहा नहीं, लेकिन आज इमारत बनते हैं और 50 साल, 25 साल और 10 साल में ही, 1 साल में ही वो टूट जाते हैं। आज ब्रिज बनती है और टूट जाती है, और पहले 100-100 साल, 200-200 साल तक टूट नहीं पाता था। क्योंकि पहले जो था ईमानदारी और दायित्व था, आज भ्रष्ट युग है। आज कला और कृति पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हायर उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना होने की संभावना है हमारे इतिहास काल में जो होता था। चलिए, खैर, अच्छाई और बुराई दोनों सभ्यता के ही देन है। ठीक है, आज के सभ्यता अच्छा भी कर रही है,
कम उम्र में ज्यादा कुछ उपलब्धि ला रहा है तो कम एज में खत्म भी हो जा रही है। ठीक है, चलिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन की जानकारी। पहली 2 शताब्दी में आंध्र और महाराष्ट्र में शासन करने वाले सातवाहन ने बड़ी संख्या में शीशे के सिक्का जारी किया था। ये बात ध्यान रखना बाबू कि सिक्के का सिक्का यानी कि शीशे का सिक्का किस वंशों ने जारी किया। ठीक है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि वो था सातवाहन काल। सातवाहन काल में सिक्का कहाँ जारी हुआ था ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें सातवाहन काल वहीं पर आता है और उसमें शीशा के सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद उस सिक्का का रूप देखिए, आज जो है अनेक प्रकार के रूप हो गया। आज तो यूपीआई ने पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, तो अब ऑनलाइन पेमेंट आ गई है, लेकिन वही पेमेंट का रूप है जो समय के अनुकूल वो रूप बदल रहा है। ठीक है, शीशे की समृद्धि उस टाइम में था। अब बात करते हैं शिलालेख। ठीक है, शिलालेख में क्या था बाबू, तो शिलालेख गुफाओं के पत्थर, कथी के पत्थर बाबू, तो गुफाओं के पत्थर स्तंभ और दीवारों पर उकेरे जाते थे। ठीक है, वही अभिलेख प्रस्तर धातु और किसी अन्य कठोर और अस्थायी पदार्थ पर लिखे जाते थे। पहले किताब नहीं थी, आज वही वनस्पति और पेड़ की कटाई करके बुक बनाए जाते हैं, कॉपी बनाए जाते हैं। कॉपी की संख्या बढ़ गई, पढ़ाई की नॉलेज की संख्या घट गई। इतनी हायर कंपटीशन हो गई है, हर साल हर स्कूल वाले लोग क्या करते हैं, एजुकेशन में खरोच करते हैं। हर साल किताबें चेंज करते हैं, लाखों की करोड़ों की संपत्ति उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट एक किताबों को पूरे देश के लिए, ठीक है, वन नेशन वन एजुकेशन पे फोकस कर दे तो ये बेटर हो जाएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो होती है हमारे देश में, हर लीडर इसी बात को जिक्र करते हैं, लेकिन ये कभी जिक्र नहीं करते कि वन नेशन वन एजुकेशन वन बुक, एक देश में एक किताब हो, हर स्टेट का अलग अलग किताब, हर स्कूल का अलग अलग किताब। ये क्या फंडामेंटल राइट है कि एजुकेशन को बर्बाद करना होना। तो बस यही काम किया जाए कि सभी लोग अलग अलग प्राइवेट शिक्षा, ठीक है, और सरकारी शिक्षा, ये तो पहले 2 भाग में डिवाइड किया और उसके बाद प्राइवेट एजुकेशन में देखिए कि हर साल किताबें चेंज होती है, वो महंगा महंगा बजट वसूले जाते हैं और ये बुक डोनेशन करने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े कोचिंग से अटैच कर लेते हैं और क्या करते हैं कि वो बड़ी संख्या में, ठीक है, बुक को पब्लिश करके वो लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जते हैं। यानी कि एजुकेशन में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार अत्याचार गवर्नमेंट को या किसी को दिख नहीं रहा। इस पे अगर अच्छा करने के लिए एक ही उपाय है कि बस पूरे देश में एक ही बुक को जारी किया जाए ताकि वो सभी लोग एक ही बुक को, ठीक है, पढ़ पाए। जैसे चाइना में, रूस में, ऐसे कंट्रीज में यही हालत है कि वन नेशन वन एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में उसी चीज का महत्व बहुत कम दिया जा रहा है। ठीक है, शिलालेख मुहर, लेकिन इस पे जो है अगर पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, इस चीज को जिक्र किया जाए, विरोध किया जाए, ट्विटर पे हैंडल किया जाए, अच्छे लोगों को सपोर्ट किया जाए, तो ये पूरे देश में इस वन नेशन वन एजुकेशन फैल सकती है और फिर एजुकेशन में सुधार हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए और ये इन्फॉर्मेशन जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे क्या लॉस क्या फायदे हैं। अगर आपको जो बुझाता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सभी कमेंटों को पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे विशेष विस्तार से इस चीज का जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे कि शिलालेख मुहरे पत्थर के खंभों, चट्टानों, तांबे की प्लेट, दीवारों और ईंटों पर खुदे हुए थे। ठीक है, पहले जो है पेपर नहीं थी, कागज नहीं थी पढ़ने के लिए, और वो पढ़ाई के रूप में ज्ञान को फैलाने के लिए इन चीजों का सहारा लिया जाता था। सबसे पुराने शिलालेख लगभग 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा की मोहर पर पाए जाते हैं। पूछा जाएगा सबसे पुराना मोहर कहाँ मिला, याद रखना बाबू, हड़प्पा में मिला। कहाँ मिला? हड़प्पा से हड़प्पा गया खोज करके। ठीक है, ताकि हम भविष्य के बच्चों को बताया जा सके। ठीक है, लेकिन उन्हें अब तक
पढ़ा नहीं जा सका है, वो ऐसा मिला जिसको पढ़ना मुश्किल है। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब तक पढ़ा गया सबसे पुराना शिलालेख अशोक का है। अगर इतिहास में देखा जाए तो शिलालेख अगर किसी का पढ़ा गया है तो वो अशोक का पढ़ा गया है। वही अशोक जिन्होंने अपने 99 भाई को कत्ल करके वो 100वां राजा बने थे। ठीक है, उनके पूर्वजों की हिस्ट्री और टफ है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए अशोक पर एक स्पेशल, ठीक है, वीडियोज है, आप जरूर देखिएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। चलिए, अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। दुनिया में पहला अभिलेख था अशोक का, जिसको पहली बार 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, एक सेवकों ने पढ़ा था, जिसका नाम था प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, 2 अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा पाए गए थे और उसके द्वारा फिरोज शाह टोकला किले और दिल्ली में फिर से स्थापित किए गए थे। यानी कि याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, अशोक के स्तंभ को पढ़ने का प्रयास किए। उसके बाद जो है उस पढ़ने का प्रयास किए थे, उसमें से ही शासन चलाने के कुछ पद्धतियां निकल के आती है, जिसका नाम है टोकला किला और दिल्ली। इस 2 किला के बारे में विस्तार से उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को, ठीक है, एपियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी कहा जाता है, याद रखना बाबू, ये भी पूछा जाएगा, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि एपिग्राफी कहते हैं। ये देख सकते हैं, यही अभिलेख है जिसको वो पढ़े थे। ठीक है, आज तो ये लगता है कि स्कैनर वाला डिजाइनर है, ठीक है, वो आज हम सब भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टफ भाषा में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं, शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि के अध्ययन को, ठीक है, पैलियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहते बाबू? पैलियोग्राफी कहा जाता है। ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिरकार पुराना, यानी कि पूरा लेख और अभिलेख, इसको थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, तो पूरा लेख ये है, पैलियोग्राफी और एपिग्राफी दोनों में ये डिफरेंट है। ये प्राचीन लेखन का अध्ययन है। प्राचीन लेखन के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैलियोग्राफी। ठीक है, और वही अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। दूसरा है यह शब्द ग्रीक शब्द, ठीक है, पलाइजोस, पलाइयोस यानी कि पुराना। पलाइयोस मतलब क्या होता है बाबू? तो पुराना। ठीक है, पुराना और ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब होता है लिखना, यही दोनों शब्दों से मिलकर बना है। वही चीज एपिग्राफी का क्या है? इसमें अभिलेख की पहचान करना, उसके अर्थ स्पष्ट करना और तिथि, ठीक है, तिथि और संस्कृति के विषय में उपयोग किया गया है। तो इसका मुख्य रूप से हम लोग उपयोग जान गए। तो धन्यवाद, हम सब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।